हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कंप्लीट करते हैं बेटा चैप्टर अपना 7th क्लास का स्टार्ट कर रखा था, हीट ट्रांसफर्स इन नेचर, यानी कि उष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो प्रकृति के अंदर कैसे होता है। ठीक है, तो हमने डिस्कशन किया था कि जो पेमा और पेल्डेन है, दो बहन भाई थे। वो लोग अपना वेदर का जो एक्सपीरियंस है, यानी कि कुछ जगह ठंडी होती हैं, कुछ गर्म होती हैं, वो क्यों होती है, ये सारी चीजें उन्होंने डिस्कस की। ठीक है, तो हमने भी डिस्कस की कि वेदर जो कोस्ट लाइन एरिया के पास रहते हैं उनके पास ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है और वहां पे ठंडा कम होता है। उसके बाद जो सिक्किम की ट्रेडिशनल डिश थी वो कौन सी थी? वो थुक्पा थी। ठीक है, उसके बाद क्या था? उसके बाद आता है कि भाई जो कंडक्शंस होता है, हीट कंडक्शंस कैसे होती है, यानी कि हीट का जो चालन होता है वो कैसे होता है। तो हीट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। कैसे करती है? हॉटनेस से कोल्डनेस की साइड जाती है। जो पार्ट गर्म हो जाता है वो अपना मूवमेंट स्टार्ट कर देता है कोल्डनेस की साइड में। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया था। इससे आगे हमने किया था कि जो गुड कंडक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं और पुअर कंडक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं हीट के। गुड कंडक्टर्स यानी कि उष्मा के जो सुचालक होते हैं वो होते हैं बेटा जिसमें से हीट इजिली पास हो जाती है, उसको हम गुड कंडक्टर बोलते हैं। पुअर कंडक्टर्स या बैड कंडक्टर किसको बोलते हैं? जिसमें से हीट इजिली ट्रांसफर ना हो, उसको हम बैड कंडक्टर बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट आता है नेक्स्ट हमने किया था कि भाई सर्दियों के अंदर जो वुलन के कपड़े पहनते हैं वो एयर्स को, जो वुलन की फैब्रिक होती है वो एयर को अंदर जाने से रोकती है, वो ट्रैप कर लेती है उसके जो पोर्स होते हैं उसके अंदर। उसी प्रकार से जो समुद्र के पास घर होते हैं या फिर विंटर एरिया के अंदर जहाँ पे बर्फ ज्यादा पड़ती है, वहां पे जो घर बनाते हैं वो वेदर के हिसाब से बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हमने बताया था कि जो उत्तरकाशी उत्तराखंड है वहां पे जो घर बनाए जाते हैं वो वुडन के, लकड़ी के, काउडंग के और मड से बनाए जाते हैं। ये तीनों ही क्या है बेटा? ये तीनों ही हीट को ट्रांसफर होने से रोकती है। ठीक है, और इन तीनों को आप पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट बोल सकते हो। ठीक है, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर नहीं होती इनमें से और ये गर्मी सर्दी जो भी वहां का वेदर होता है उसको रोकते हैं। क्लियर? आगे हमने पढ़ा कन्वेक्शंस। कन्वेक्शंस क्या होता है? संवहन जिसको हम बोलते हैं। इसके अंदर लिक्विड और जो गैसेस स्टेट होती है उनके अंदर जो उष्मा का ट्रांसफर होता है वह कैसे होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। इसके अंदर हमने बैलून का एग्जाम्पल लिया और एक हमने लिया था कि भाई एक कप है, वो हवा उसके पास गर्म होने पे ऊपर हवा में रेजिडेंस क्यों करता है या उड़ने क्यों लगता है। ठीक है, इसी प्रकार जब बैलून होता है उसके चारों तरफ की हवा जो गर्म हो जाती है तो वो क्या करता है? वो लाइट वेट हो जाता है, हल्का हो जाता है, वो ऊपर उड़ना स्टार्ट कर देता है। यहाँ तक हमने कर लिया था। आगे आज हम स्टार्ट करेंगे फिर हमने लैंड और सी ब्रीज किए थे। लैंड और सी ब्रीज के बाद आता है आपका क्या आता है भाई? रेडिएशन। लैंड और सी ब्रीज क्या थी कि हमारे पास दो दो मौसम होते हैं। एक होता है जहाँ पे जो मिट्टी होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है एज कम्पेयर टू पानी के, तो उसकी हवा क्या होगी? गर्म हवा पानी की साइड जाएगी क्योंकि ठंडा उधर है, तो ठंडी हवा गर्म से मिलके और जो हवा है वो कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार जब हमने रिवर्स में किया, लैंड ब्रीज किया हमने, तो रात को क्या होती है? मिट्टी ठंडी हो जाती है एज कम्पेयर टू पानी से, तो क्या करेगी? ठंडी हवा के मिट्टी गर्म पानी की साइड जाएगी, यानी कि गर्म नहीं बोल सकते लेकिन एज कंपेरिजन टू मिट्टी पानी का टेम्परेचर ज्यादा होता है। ठीक है, वो उधर मूवमेंट करेगी, फिर दोनों मिक्स हो जाएंगे और फिर ठंडी हवा चलने लग जाएगी। इसीलिए तो जो समुद्र के पास जो घर होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी खिड़की दरवाजे जो भी होते हैं उसी साइड मुंह करके बनाते हैं। क्लियर? यहाँ तक हमने कर लिया था। आज देखो रेडिएशन क्या होता है, आज हम चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, रेडिएशन क्या होता है बेटा? इसके अंदर भी हीट का मूवमेंट होता है, लेकिन इसके अंदर हमें एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, किसी भी हीट को मूवमेंट करने के लिए हमें किसी भी मतलब मूवमेंट की जरूरत क्या ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, देखो रेडिएशन के अंदर क्या होता है? जैसे सूरज से जो प्रकाश आता है
सॉरी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आता है इसके अंदर। रेडिएशंस के अंदर जो मूवमेंट होता है हीट का वो डायरेक्ट होता है, इसके अंदर हमें कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि हमें कंडक्शंस और कन्वेक्शंस के अंदर चाहिए। ठीक है, कंडक्शंस के हमें सॉलिड चीजें चाहिए, कन्वेक्शंस के अंदर लिक्विड गैसेस के अंदर हीट ट्रांसफर करवाते हैं। रेडिएशंस के अंदर हमें कोई मीडियम नहीं चाहिए, उसके अंदर डायरेक्ट हीट ट्रांसफर होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, जो सूरज की जो हीट होती है जो पृथ्वी पर पहुंचती है तो वो डायरेक्ट है। ठीक है, यही है इसके अंदर रेडिएशंस के अंदर। उसके बाद आती है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल्स का प्रोसेस बता रखा है, वो हम करते हैं, स्टार्ट करो। रेडिएशंस क्या होती है? डू यू रिमेम्बर्स व्हेन पेमा एंड पेल्डेंस वाज सिटिंग अराउंड द फायरप्लेस दे फेल्ट वार्म? आप लोगों को याद होगा कि पेमा और जो पेल्डेन होते हैं वो आग के चारों तरफ बैठे होते हैं तो उनको गर्म महसूस होता है। Their grandfather tell them that heat transfers in this case take place directly from the fire object to us by a process known as radiations. उनके जो ग्रैंडफादर हैं यानी कि उनके जो दादाजी थे, उन्होंने क्या बताया कि भाई इसके अंदर हीट का जो ट्रांसफर्स हो रहा है वो इस केस के अंदर डायरेक्टली हो रहा है। एक कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट है उससे जो रेडिएशन निकल रही है वो हम तक पहुंच रही है, जो डायरेक्ट प्रोसेस है। ठीक है, ये जो डायरेक्ट प्रोसेस होता है हीट ट्रांसफर का, उसको हम रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, द हीट ऑफ द सन रिचेज अस थ्रू दिस प्रोसेस, और जो हीट है सूरज की वो हम तक पहुंचती है, वो इसी प्रोसेस की सहायता से पहुंच पाती है। हीट ट्रांसफर्स बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम्स, जो हीट का ट्रांसफर्स होता है रेडिएशंस की सहायता से, उसके लिए हमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सारी चीजें हमने अभी बताई। ऑल ऑब्जेक्ट रेडिएट हीट, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो हीट करते हैं। ठीक है, दे मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट ए हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल डाउन फ्रॉम सम टाइम। जैसे ही हमने मान लो कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, कोई गर्म चीज है, उसको अगर थोड़ी देर साइड में रख दोगे तो वो अपने आप एक टाइम के बाद ठंडी हो जाती है। जैसे बेसिक एग्जांपल आप ले लेते हो, घर के अंदर जब मम्मी रोटी बनाती है तो अगर तवे को हम थोड़ी देर के लिए उतार के नीचे रख देते हैं तो वो थोड़ा टाइम के बाद अपने आप ठंडा हो जाता है। ठीक है, what is the reason for it? The hot utensil cool down by radiations heat to its surrounding. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उसकी हीट की जो हॉट जो यूटेंसिल है हमारे पास, जो बर्तन है उसकी जो हीट है उसकी जो रेडिएशंस है वो क्या करती हैं, वो सराउंडिंग के अंदर फैल जाती हैं, जिससे वो क्या करता है, जिससे वो अपना ठंडा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो डाइव डीपर्स के अंदर क्या है, वाई इज इट मोर कंफर्टेबल टू वियर व्हाइट और लाइट कलर क्लोथ ड्यूरिंग समर्स एंड डार्क कलर्ड क्लोथ ड्यूरिंग विंटर। ये बोल रहा है कि भाई हम लोग गर्मियों के अंदर तो लाइट कलर पहनते हैं जिससे हमें कंफर्ट लगता है, और सर्दियों के अंदर हम डार्क कलर पहनते हैं जिससे हमें सर्दी कम लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो बेटा, लाइट कलर क्या होते हैं, हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, डार्क कलर क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, जिससे लाइट कलर पहनने पे वो क्या करेंगे, हीट को रिफ्लेक्ट कर देंगे, हमें शरीर तक नहीं पहुंचने देंगे, उसको वापस भेज देते हैं। और डार्क कलर क्या करते हैं, हीट को अब्जॉर्ब करते हैं, जिससे हमें सर्दी नहीं लग पाती, इसी वजह से हम पहनते हैं। तो इसका आंसर देखो, लाइट कलर क्लोथ रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम। यही है कि जो लाइट कलर होते हैं वो क्या करते हैं, जो हीट की रेडिएशन से जो आती है, हीट जो आती है उनको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग देम ड्यूरिंग समर। और इसीलिए हम गर्मियों के अंदर मोर कंफर्टेबल से ज्यादा इजिली कंफर्ट हो जाते हैं लाइट कलर से। ठीक है, डार्क सरफेस ऑन दी अदर हैंड, अब जो मोर हीट, जो डार्क कलर होते हैं वो क्या करते हैं, हीट को अब्जॉर्ब करते हैं, and therefore we feel more comfortable with the dark color cloth during winter। और इसी वजह से हम डार्क कलर के जो क्लोथ होते हैं, कपड़े होते हैं, उनको सर्दियों में पहन के कंफर्ट फील करते हैं। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, there are many examples in our daily life where we can observe conduction, convections and radiations happening together। हम हमारी जो दिन की दिनचर्या है, डेली लाइफ की जो दिनचर्या है, उसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं जो कि कंडक्शन, कन्वेक्शंस और रेडिएशंस के होते हैं। ठीक है, अब देखो, कंसिडर्ड द केस ऑफ वाटर बीइंग हीटेड अप एज शोन इन द फिगर।
अब ये जो हमारे पास ये स्टोव है उसके ऊपर हम पानी को गर्म कर रहे हैं। यही मान रहा है कि भाई कंसीडर द केस ऑफ वाटर बीइंग हीटेड अप। मान लो हम पानी को गर्म कर रहे हैं जैसा कि डायग्राम के अंदर दिखा रखा है। Let us identify the various way in which the pan and the water get heated up as well as warmth we feel around the flame and the hot pan। इसके अंदर बताया कि भाई आइडेंटिफाई करो वो तरीके जो वेरियस तरीके से जिसके अंदर जो पैन के अंदर जो पानी है अलग अलग तरीके से गर्म हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो अपनी चारों तरफ हीट कैसे फैला रहा है या फिर कैसे उसको फील हो रहा है पैन के अंदर। ठीक है, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल बाई कंडक्शन। जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है फ्लेम तक बर्तन के अंदर वो कैसे होता है, वो कंडक्शन की सहायता से होता है। सब्सिक्वेंटली वाटर्स इन द यूटेंसिल गेट हीटेड अप बाई कन्वेक्शन। इसी प्रकार से जब वाटर गर्म होता है पैन के अंदर यूटेंसिल्स के अंदर वो होता है कन्वेक्शन की सहायता से। क्लियर? Warmth that we feel around the flame and the hot utensils is due to radiation। और जो उसके चारों तरफ ये हीट निकल रही है, जो बाहर का साइड से जो बर्तन गर्म है और जो गैस की फ्लेम चारों तरफ से फैली हुई है वो होती है रेडिएशन की सहायता से। क्या होता है बेटा, कंडक्शंस के अंदर क्या होता है, कंडक्शंस के अंदर पहले जो फ्लेम होती है वो बर्तन को गर्म करती है। ठीक है, बर्तन से जो बर्तन गर्म हुआ उसके बाद ही पानी गर्म होगा ना, तो बर्तन का गर्म होना कंडक्शन होता है। ठीक है, बर्तन के अंदर पानी का गर्म होना वो कन्वेक्शन होता है, और बर्तन के चारों तरफ हीट का फैलना और बाहर से बर्तन मतलब हीट अप हो जाना वो रेडिएशन होता है। ठीक है, ओके। कंडक्शंस के अंदर एक चीज और होती है, कंडक्शंस के अंदर मान लो हमने कंडक्शंस के अंदर जो कुछ भी चीज हमने डाली है, नीचे का पानी पहले गर्म होगा फिर उसके चारों तरफ से पानी गर्म होने स्टार्ट हो जाएगा, जहां जहां से बर्तन गर्म होगा वहां से। ठीक है, लेट अस रैप अप। ठीक है, फ्रॉम दिस एक्टिविटी एग्जाम्पल एंड डिस्कशन सो फार वी फाइंड दैट there are three process by which heat get transferred। there are conduction, convection and radiation। ये जो एक्टिविटी है इसका डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसके अंदर हम तीनों ही प्रोसेस का करेंगे कि कैसे हीट ट्रांसफर होती है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के अंदर। इन कंडक्शन हीटिंग टेक प्लेस व्हेन वन पार्टिकल रिसीव हीट। कंडक्शन के अंदर क्या होता है कि जब एक पार्टिकल गर्म हो जाता है तो वो क्या करता है, नेक्स्ट पार्टिकल के कांटेक्ट में आता है और उसको भी गर्म कर देता है, और ये मूवमेंट पार्टिकल्स का चलता रहता है। ठीक है, देखो, transfers heat to the next particle in contact and so on। the particles themselves do not move away from their positions। क्या करते हैं, एक पार्टिकल्स गर्म हो गया वो दूसरे पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आएगा और वो उसको भी हीट अप कर देगा, लेकिन ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, अपनी अपनी जगह से मूवमेंट नहीं करते, अपनी पोजीशन से मूवमेंट नहीं करते, कांटेक्ट में आने पे एक दूसरे को हीट अप कर देते हैं। ठीक है, कन्वेक्शंस के अंदर क्या होगा, हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। कन्वेक्शंस के अंदर क्या होगा, जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का वो एक्चुअल में होता है। ठीक है, जगह परिवर्तन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, नोट दैट इन कंडक्शंस एंड कन्वेक्शंस ए मीडियम मस्ट बी प्रेजेंट हुज पार्टिकल हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ हीट। हमें क्या करना है कि कन्वेक्शंस और कंडक्शंस होता है उसके अंदर एक मीडियम की जरूरत पड़ती है जिसकी सहायता से पार्टिकल्स का जो ट्रांसफर होता है हीट का वो पार्टिकल्स के अंदर इजिली हो जाता है। ठीक है, इन द केस ऑफ रेडिएशंस के अंदर क्या होता है, हीट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड नो मटेरियल्स मीडियम्स इज रिक्वायर्ड फॉर इट ट्रांसफर्ड। रेडिएशंस के अंदर हमें कोई मीडियम मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसको ट्रांसफर करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट देखो, फैसिनेटिंग फैक्ट यानी कि तथ्य के अंदर क्या दे रखा है, इन अपर रीचेस ऑफ द हिमालयन रीजन ए ट्रेडिशनल रूम हीटर लोकली नोन एज बुखारी इज यूज्ड टू कीप रूम वार्म ड्यूरिंग विंटर। जहाँ पे बेटा ज्यादा सर्दी पड़ती है वहां पे, जैसे कि इसने बताया कि हिमालयन रीजन जो हिमालयन की जगह होती है वहां पे क्या होता है, ठंडी बर्फ ज्यादा पड़ती है, तो उसकी वजह से वहां पे रूम को गर्म करने के लिए बेसिकली जो इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं उनके कंपैरिजन में लोग रूम के अंदर एक चिमनी टाइप में बना लेते हैं जिसको बुखारी बोलते हैं, उसको उसके अंदर लकड़ियों से वो लोग
आग जला के रखती हैं और वो क्या करती है, रूम को गर्म करके रखती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बुखारी बोलते हैं। आगे देखो, इट कंसिस्ट ऑफ एन आयरन स्टोव इन विच वुड और चारकोल इज बर्न। ये क्या करते हैं, ये एक प्रकार का जो आयरन स्टोव होता है उसके तरह ही काम करता है। ये इसके अंदर लकड़ी और चारकोल से जला लेते हैं। ठीक है, ए लॉन्ग पाइप अटैच्ड टू द अपर पार्ट ऑफ द हीटर सर्व्स एज चिमनी वेंटिंग आउट ऑफ द स्टोव आउट ऑफ द स्मोक। इसके क्या करते हैं, एक लंबा लोग आयरन का जो पाइप होता है उसको अटैच करके रखते हैं और इसके ऊपर वाले पार्ट के ऊपर, ताकि क्या होता है, इसके अंदर जो धुआं होगी वो बाहर निकल जाए इसकी सहायता से, पाइप की सहायता से। ठीक है, एडिशनली द बुखारी कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग एज, ये जो बुखारी होती है इसका प्रयोग लोग खाना बनाने के लिए भी कर सकते हैं। एज इट फ्लैट टॉप प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर प्लेसिंग यूटेंसिल्स, और इसके ऊपर वाला जो फ्लैट हिस्सा होता है उसके अंदर बर्तन को इजिली रख सकते हैं। ऑल द थ्री प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर्स आर इन्वॉल्व व्हेन दिस डिवाइस इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड वार्मिंग अप द रूम। इस बुखारी के अंदर हम तीनों जो प्रोसेस होते हैं हीट ट्रांसफर के, इसके अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हीट का भी ट्रांसफर हो रहा है, कुकिंग भी, खाना भी बन रहा है और ये रूम को भी गर्म कर रही है। ठीक है, तो इसके अंदर कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों चीजें हो रही है। You have learned in the grade 6 science textbook Curiosity that the sun is the main source of heat for earth। आप लोगों ने जो 6th क्लास की साइंस है, क्यूरियोसिटी बुक है, उसके अंदर चैप्टर होगा, उसके अंदर आपने पढ़ा कि जो सन होता है, सूरज होता है, वो अर्थ के ऊपर हीट का मेन सोर्स है। यू हैव बीन सीन योर पेरेंट्स ड्राइंग वेट क्लॉथ ऑन द क्लोथ्स लाइन एट होम। आप लोगों के पेरेंट्स जो हैं, घर वाले जो होते हैं, कपड़े धोने के बाद धूप के अंदर सुखाते हैं। वेट क्लॉथ ड्राई फास्टर ऑन द सनी डे सिंस द हीट फ्रॉम द सन मेक द इवोपरेशन ऑफ वाटर फास्टर। क्या होता है, जिस दिन बेटा धूप ज्यादा होती है उस दिन जो कपड़े होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि जो पानी होता है वो हीट की वजह से इवोपरेट हो जाता है जल्दी। लेकिन जिस दिन बारिश का मौसम होता है या बादल होते हैं उस दिन पानी का इवोपरेशन कम होता है और कपड़े लेट तक नहीं सूख पाते। Thus, heat from the sun play an important role in the evaporation of water, be it from क्लोथ ड्राइंग ऑन ए लाइन और फ्रॉम वाटर बॉडी लाइक ओशंस एंड द लेक। जो हीट है सन का, दस हीट फ्रॉम द सन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इवोपरेशंस ऑफ वाटर। जो सूरज की गर्मी होती है वो पानी के इवोपरेशंस के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। बी इट फ्रॉम क्लोथ ड्राइंग ऑन ए लाइन और फ्रॉम वाटर बॉडी लाइक ओशंस एंड द लेक। ये क्या करती है, कपड़ों को और जो पानी के सोर्सेज होते हैं जैसे कि ओशंस और लेक, उनके अंदर पानी को जल्दी सुखाने का काम करती है। लेट अस लुक एट द फिनोमिना ऑफ वाटर साइकिल टू अंडरस्टैंड दिस इन मोर डिटेल्स। अब ये जो फिनोमिना है यानी कि इवोपरेशंस का या फिर वाटर साइकिल का, हम एक ये फिनोमिना जो वाटर साइकिल का है इसको मोर ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास है वाटर साइकिल। You have also learned in the grade 6 science textbook Curiosity that water exists in 3 states in the nature। आप लोगों ने जो क्लास 6 की साइंस की बुक है क्यूरियोसिटी, उसके अंदर देखा होगा कि जो पानी है वो 3 स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है नेचर के अंदर, एक लिक्विड, सॉलिड और गैसियस। As a liquid, it fill the oceans, river and lake on the earth। लिक्विड फॉर्म के अंदर ये क्या करता है, ओशियंस, रिवर और लेक के अंदर प्रेजेंट होता है। एज ए सॉलिड इट फॉर्म स्नो, आइस शीट एंड ग्लेशियर्स इन द माउंटेन एंड द पोलस रीजन। सॉलिड फॉर्म के अंदर ये बर्फ की फॉर्म में मिलेगा आपको, आइस शीट की फॉर्म में मिलेगा, ग्लेशियर और माउंटेन्स के ऊपर आपको ये प्रेजेंट मिलेगा। ठीक है, एज ए गैसियस, गैस स्टेट के अंदर क्या है, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन द अर्थ एटमोस्फेयर। ये वाटर वेपर के फॉर्म में अर्थ के अंदर प्रेजेंट होता है। ड्यूरिंग समर सम ऑफ द स्नो एंड आइस गेट कन्वर्टेड टू वाटर ड्यू टू द सन रेडिएशन एंड फ्लो डाउन एज रिवर टू वाटर ड्यू टू द सन रेडिएशन एंड फ्लो डाउन एज रिवर एंड अल्टीमेटली इनटू द ओशन। गर्मियों के अंदर क्या होता है, जो स्नो होती है, वो जो आइस होती है वो कन्वर्टेड हो जाती है बेटा पानी के अंदर, और ये जो पानी होता है ये सूरज की जो रेडिएशन होती है उसकी सहायता से ये जो पानी होता है ये नदियों में चला जाता है और उसके ओशंस के अंदर चला जाता है। द मेल्टेड आइस इज रिप्लेनिश्ड बाय फ्रेश स्नो ड्यूरिंग विंटर। और ये जो मेल्टेड आइस है ये
विंटर्स के अंदर फ्रेश स्नो के रूप में कन्वर्टेड हो जाती है। वाटर इन द ओशंस, रिवर्स एंड लेक गेट हीटेड ड्यू टू द सन एंड एज ए रिजल्ट, जो वाटर होता है ओशंस, रिवर्स और लेक के अंदर वो हीट हो जाता है ड्यू टू द सन की वजह से, एंड एज ए रिजल्ट इट इवोपरेट एज वाटर वेपर, और ये इसके कारण क्या होता है, जो पानी होता है वो इवोपरेशंस के फॉर्म में आ जाता है। वाटर्स आल्सो इवोपरेट फ्रॉम ट्री एंड प्लांट थ्रू ट्रांसपीरेशन, जो वाटर होता है पेड़ पौधों के अंदर वो ट्रांसपीरेशंस के फॉर्म में आता है। व्हेन वाटर्स वेपर्स राइजेस अप इट कूल डाउन एंड कंडेंस्ड टू फॉर्म क्लाउड, जब पानी क्या होता है वेपर की फॉर्म में राइजेस अप होता है, कूल डाउन हो जाता है, तो ये क्या बनाता है, ये बादल बनाता है। ठीक है। क्लाउड ब्रिंग्स रेन, स्नो एंड हिल्स, जो क्लाउड्स होते हैं वो वापस पानी को रेन की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में नीचे पहुंचा देते हैं। दिस प्रोसेस इज प्रेसिपिटेशन, और ये प्रोसेस हमारा प्रेसिपिटेशन, वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है। डायग्राम में देखो वाटर साइकिल कैसे दे रखी है। जो नॉइस है उसको अवॉइड करना बेटा, नीचे बच्चे खेल रहे हैं क्योंकि आज कल नई साल है, तो आज सभी बच्चों की छुट्टी है। ठीक है, आवाज ज्यादा हो रही है ना, कोई बात नहीं, अवॉइड करो, आज को ये बच्चे हैं, खेलते हैं भाई। इसके अंदर देखो वाटर साइकिल के अंदर कंडेंसेशन है, प्रेसिपिटेशन है, ट्रांसपिरेशन, इवोपरेशन, और जितने भी सोर्स हैं वाटर के वो सारे दिखा रखे हैं, तो ये हमारी वाटर साइकिल के अंदर आते हैं। ठीक है। The continued movement of water upward as water vapors and downward through the precipitation, passing through the soils, rock and plant, and finally returning to water body is called water cycle. ये जो continue movement होता है पानी का, क्या होता है कि अपवर्ड पोजीशंस के अंदर पानी जाता है वेपर की फॉर्म में, और डाउनवर्ड आता है प्रेसिपिटेशन, वाष्पीकरण की जो प्रोसेस होते हैं उसकी फॉर्म में। ये आता है सोइल, रॉक और प्लांट जितने भी होते हैं उनकी जो वाटर बॉडी की सहायता से उन सब की फुलफिल हो जाती है। ठीक है, और इसी को वाटर साइकिल बोलते हैं। दस द वाटर साइकिल हेल्प इन redistributing a replacing waters in river, lake and oceans. It also serves to conserve the total amount of waters on the earth. इसका मतलब क्या है कि बेटा जो वाटर साइकिल होती है ये क्या करती है, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है पानी का रिवर्स, ओशियंस और जितने भी नदी, तालाब, समुद्र जो भी होते हैं उनके अंदर। इट ऑल्सो सर्व टू कंजर्व द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर्स ऑन द अर्थ, और ये जो पानी जो जमीन के ऊपर, धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर जो पानी है उसकी अमाउंट को, टोटल अमाउंट को कंजर्व करके रखती है। रेन वाटर दैट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फ्लो इनटू पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशन, शिप इनटू द ग्राउंड। अब आगे देखो, नो ए साइंटिस्ट, यानी कि एक साइंटिस्ट की जो थिंकिंग है उसके हिसाब से, Varamihir was an astronomer and mathematician of the 6th century CE, Ujjaini, modern day Ujjain, Madhya Pradesh. In his work Brahm Samhita, he gave method for प्रेडिक्टेड सीजनल रेनफॉल्स। ओके, वाराणसी जो थे वो क्या है, एक एस्ट्रोनॉमर है, मैथमेटिशियंस हैं 6th सेंचुरी के। ठीक है, ये उज्जैनी थे, मॉडर्न डे उज्जैन जिसको हम बोलते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, इनकी एक बुक थी ब्रह्म संहिता। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने जितने भी सीजनल प्रोसेस थे जिनके अंदर रेनफॉल हो गया, और क्लाउड फॉर्मेशन है, वाइंड पैटर्न है, पोजीशन स्टार है मून की, और जितने भी नेचुरल फिनोमेना थे इन्होंने अपनी इस बुक के अंदर बता रखा है। ठीक है, यू मे हैव सीन पीपल्स ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल ऑफ हैंड पंप। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग क्या होते हैं, हैंडपंप से पानी का निकालते हैं। दिस इज द वाटर दैट हैज सीप्ड इनटू द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड के अंदर पानी होता है वो। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वाटर सीप थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय परफॉर्मिंग इन एक्टिविटी। ये जो पानी होता है जमीन के अंदर कैसे होता है, इसकी जो एक्टिविटी है उसको हम स्टार्ट करते हैं। सीपेज ऑफ वाटर बीनीथ द अर्थ, जो जमीन के अंदर जो पानी होता है उसको देखो एक बार कैसे जाता है, कैसे एक्टिविटी होती है, कैसे काम करते हैं। एक्टिविटी करते हैं, लेट अस इन्वेस्टिगेट इट। टेक 3 ट्रांसपेरेंट यूज्ड प्लास्टिक बोतल ऑफ 1 लीटर कैपेसिटी। अब हमें 3 प्लास्टिक की बोतल लेनी है जिनकी कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर।
ठीक है, कट दैम इनटू द मिडल्स एंड मेक ए स्मॉल होल इन द कैप ऑफ ईच बोतल। अब तीनों को हमें बीच में से कट कर देना है, नीचे हमें उनके एक कैप लगा देनी है। कीप दैम इन्वर्टेड एंड पुट सम क्ले इन वन बोतल, सैंड इन द सेकंड एंड ग्रेवल इन द थर्ड एज शोन इन द फिगर। अब तीनों को उल्टा करके रखो। उल्टा करके रखने पे हमने क्या करना है, पहली बोतल्स के अंदर क्ले डालनी है, मिट्टी क्ले डालनी है, सेकंड के अंदर हमें सैंड डालनी है और तीसरी के अंदर हमें बजरी डालनी है। ठीक है, प्लेस 3 आइडेंटिकल बीकर्स बिलो ईच बोटल्स। अब तीनों के नीचे हमें एक एक बीकर रख देना है। एड 200 ml ऑफ वाटर्स ऑफ ईच बोटल्स। अब तीनों के अंदर हमें 200 मिलीलीटर वाटर डाल देना है। Predict the amount of water flowing out of each bottle. Collect the water that flow through each bottles for 10 minutes. अब हमें क्या करना है, प्रिडिक्शंस दे रखी है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो फ्लोइंग आउट कितना फ्लो होता है आउट ऑफ ईच बोतल, प्रत्येक बोतल में से। कलेक्ट द वाटर दैट फ्लो थ्रू ईच बोतल फॉर 10 मिनट, और 10 मिनट के अंदर तीनों बोतलों में से कितना पानी बाहर आता है वो हमें कलेक्ट करना है। कंपेयर द अमाउंट ऑफ वाटर दैट कम थ्रू ईच बोतल, और तीनों बोतल की हमें कंपेरिजन करनी है, इसके अंदर लिखनी है। डू यू फाइंडिंग मैच विद योर प्रेडिक्शंस, क्या आपके जो आंसर आया है वो आपकी प्रेडिक्शंस के साथ मैच करता है। यू मे हैव ऑब्जर्व्ड दैट वाटर सीप फास्ट थ्रू द ग्रेवल। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जो ज्यादा पानी है वो किस में से रिसेगा, वो ग्रेवल्स में से, ग्रेवल्स में से, क्योंकि जो बजरी होती है उसके अंदर क्या होते हैं, स्पेस होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें से जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं वो इजिली नीचे चले जाते हैं। स्पेस बिटवीन ग्रेवल पार्टिकल्स आर वाइडर व्हेन कंपेयर टू दोज इन सैंड एंड क्ले। क्ले और सैंड के कंपैरिजन में ग्रेवल के पार्टिकल से ज्यादा वाइडर होते हैं। ठीक है, हेंस वाटर कैन सीप थ्रू द ग्रेवल्स मोर इजिली। इसी प्रकार से जो पानी होता है वो इजिली मूव कर जाता है ग्रेवल्स की में से। ठीक है, इन दिस वे, इस तरीके से वाटर सीप बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसी प्रकार से जो जो पानी है वो अर्थ के अंदर भी रिसता है। दिस प्रोसेस ऑफ सरफेस वाटर सीपिंग थ्रू द सॉइल्स एंड रॉक इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। ये जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर पानी क्या होता है, मिट्टी और चट्टानों में से रिस के जमीन के अंदर जब जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन। वाटर कैन इनफिल्ट्रेट मोर रेडली इफ द स्पेस बिटवीन सॉइल्स एंड द रॉक पार्टिकल्स आर वाइडर ओपन एंड इंटरकनेक्टेड। जो पानी होता है वो ज्यादा इनफिल्ट्रेटेड होता है, उनके अंदर स्पेस ज्यादा होता है, सॉइल्स और रॉक के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ठीक है, the water that seep through get stored in the pore space of sediment and the openings in the rock beneath the surface of groundwater. The underground layer of sediment and the rock that store water in pore space are called aquifer. ठीक है, this is the water we extract by digging wells or drilling bore wells in aquifer. These waters may be a few meters of hundred of meters below the ground depending on the location. अब जो पानी है जो चट्टानों से, जो मिट्टी से रिस के जमीन के अंदर चला गया, उस पानी को हम जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, बोरवेल की सहायता से या फिर कुआं वगैरह खोद के हम उस पानी को निकाल लेते हैं। ठीक है, ये पानी कितना होता है, 100 से लेके 1000 मीटर्स के नीचे भी जमा हो सकता है। क्लियर, देखो नीचे एग्जांपल्स, ये डायग्राम दिखा रखा है एक्वीफायर का। वेल्स कैसे, वेल है, रेन है और इनफिल्ट्रेशन एक्वीफायर है। हाउएवर ग्राउंड वाटर्स इज नॉट अनलिमिटेड. The growing water requirement of an increasing population has led to excessive groundwater extraction. Additionally, decreased vegetation covers and increased concrete surface in urban area have limited water infiltrations. क्या बता रहा है कि बेटा जो ग्राउंड वाटर्स है उसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, लेकिन ये जो होता है ये पॉपुलेशंस की जो पानी की आपूर्ति है उसको कंप्लीट करता है, जो ग्राउंड वाटर है ये। लेकिन जब हम जैसे कि कंक्रीट वाला एरिया, जो अर्बन एरिया होते हैं उनके अंदर जो लिमिटेड वाटर इनफिल्ट्रेशन होता है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो खत्म होता जा रहा है, डिप्लीटेड होता जा रहा है। ठीक है, टू एड्रेस दिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज पिट आर यूज्ड टू रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर, हेंस द वाटर साइकिल इंश्योर दैट द ग्राउंड वाटर सोर्सेज आर recharged here, helping to ensure a sustainable groundwater supply.
ओके, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, वाटर के जो सप्लाई करने के अंदर उसको हेल्प करता है। सिंस वाटर स्कैर्सिटी मेक लाइफ डिफिकल्ट, पीपल्स हैव डेवलप्ड डिफरेंट वे टू कंजर्व वाटर। फॉर एग्जांपल्स इन लद्दाख पीपल्स हैव डेवलप्ड इनोवेटिव वे टू कंजर्व वाटर्स बाय मेकिंग आइस सेटअप ड्यूरिंग विंटर। अब जो पानी की कमी है उसको कम करने के लिए लद्दाख के पीपल क्या करते हैं, जो वहाँ पे सर्दियों में बर्फ में रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो अलग अलग तरीके से वहाँ पे बर्फ के जो स्तूप होते हैं उनको बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, साइंस एंड सोसाइटी के अंदर देखो आइस स्तूप क्या होते हैं, ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन इन लद्दाख streams often dry up, leading to scarcity of water as the heat from the sun radiations is not enough to melt the snow on the mountain। देखो बेटा, वहां पे जब स्प्रिंग सीजन आता है तो क्या होते हैं, बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाती है सूरज की गर्मी की वजह से। और क्या होता है कि वहां पे वो लोग उसके अंदर एक पाइप लगा लेते हैं, जिससे वो पानी को वहां पे थोड़ा थोड़ा करके नीचे ले आते हैं और उससे इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, इकट्ठा करने पे वो वहां पे एक बन जाती है मूर्ति टाइप की, स्तूप टाइप की, जिसको आइस स्तूप बोला गया है। ठीक है, इसकी वजह से जब वहां पे सर्दियों के अंदर जो पानी की लेयर नहीं पिघलती, पानी नहीं पूर्ति होता, तो ये लोग क्या करते हैं, यहीं से ये जो आइस स्तूप होता है, इसी से जो पानी का टेम्परेचर है, हम इसी को पिघला के ये लोग पानी की पूर्ति करते हैं। और ये कौन शेप का होता है, यही दे रखा है इसके अंदर। During winter, the water from mountain streams channel down the underground pipe. The water is then sprayed into the cold air. As it falls, it freezes due to the extremely low temperature. ये पानी को जो वहां के जो चैनल पाइप होते हैं उनकी सहायता से नीचे ले आते हैं और हवा के अंदर उस पानी को फेंकते हैं, और वो टेम्परेचर माइनस के अंदर होने से वो उसकी बर्फ जम जाती है। ठीक है, the ice build up layer by layer, creating a tall cone shaped structure called an ice स्तूप। और ये क्या कर रहे हैं, एक टोल लंबा कोन शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको आइस स्तूप बोला जाता है, जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है। आइस स्तूप मेल्ट स्लोली ड्यूरिंग स्प्रिंग, प्रोवाइडिंग वाटर फॉर फार्मिंग्स एंड अदर्स नीड थ्रू आउट द समर। और ये जो आइस स्तूप है, ये धीरे धीरे स्प्रिंग के अंदर पिघलना स्टार्ट हो जाता है, और इसका लोग प्रयोग फार्मिंग और अदर जितने भी प्रोसेस हैं उनके अंदर वो लोग गर्मियों में करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बेटा चैप्टर हो गया खत्म। आगे बढ़ा ट्यूशन नहीं कराएंगे, ट्यूशन कराएंगे कल, क्योंकि आज बच्चों का शोर ज्यादा आ रहा है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो बाय, टेक केयर।